हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपकी इवेंट टेबल देखी थी, जिसके लिए मैंने आपकी ये ग्रामर ली थी और मैंने इस ग्रामर से इसकी ये LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी। ठीक है, हमने इसके साथ साथ देख लिया था कि हम कैसे एक ग्रामर से LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से हम कैसे एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पास करते हैं। ठीक है, अब गाइस हमने इसको LR0 इसलिए बोला था क्योंकि जब मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने ये बोली थी कि हम बॉटम अप पार्सर को आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जब इसमें शिफ्ट और रिड्यूस दो ही मेजर ऑपरेशन है तो शिफ्ट तो यहाँ पे हो रहा था और रिड्यूस हो रहा था यहाँ पे। जैसे मैंने R3 R1 R2 लिखा था, मैंने क्योंकि जब भी मैं LR0 पार्सिंग टेबल में रिड्यूस कर रहा था तो मैं बिना कुछ देखे जैसे ही मुझे कोई भी फाइनल प्रोडक्शन रूल मिला मैं उस प्रोडक्शन रूल का नंबर एज इट इज पूरे के पूरे एक्शन वाले पार्ट में लिख देता था। ठीक है, तो गाइस इसलिए हमने इसको बोला LR0 पार्सिंग टेबल। आपको याद होगा जब मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बताया था और मैंने जब उस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन से फंक्शन टेबल बनाई थी तो उसमें बताया था कि जो ये ब्लैंक एंट्रीज होती हैं ये वाली, ये बेसिकली एरर डिनोट करती है। अब क्योंकि जब हमने बिना कोई अपना लुक अहेड सिंबल देखे हमने डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्शन रूल को पढ़ते ही सार जब मैंने पूरे एक्शन वाले पार्ट में अपना रिड्यूस को लिख दिया तो यहाँ पे तो क्योंकि एक्शन वाला पार्ट तो कंप्लीटली फिल हो गया रिड्यूस वाली स्टेट में, तो इसलिए LR0 पार्सिंग टेबल जो होता है, जो LR0 पार्सर है बेसिकली वो एरर को थोड़ा स्लोली हैंडल करता है क्योंकि इसमें ब्लैंक एंट्रीज कम है। अब जो आपका SLR1 पार्सर है गाइस वो बहुत थोड़ा सा मॉडरेशन है, बहुत छोटा सा मॉडरेशन है आपका LR0 पार्सर में, और हम समझेंगे अब कि आपका SLR1 पार्सर कैसे इंप्रूव और कैसे LR0 पार्सर की लिमिटेशन को ओवरकम करता है। देखो, जब मैं LR0 पार्सिंग टेबल बनाई थी तो उसमें ये रिड्यूसिंग सिंबल डायरेक्ट लिख देते भाई। R दिया क्या मतलब था, मेरा पहला रूल ये था और यहाँ पे आपका क्यू था, यहाँ पहला रूल था, ये था सेकंड रूल और ये था थर्ड रूल। R3 मतलब जो आपकी फोर्थ स्टेट थी उसमें कुछ ऐसा था आपका। ठीक है, इसको मैंने आपका I4 बोला था क्योंकि ये आपकी फाइनल स्टेट थी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्शन रूल है इसमें डॉट बिल्कुल लास्ट में आ गया है इसलिए मैंने पूरे के पूरे एक्शन वाले पार्ट में इसका जो नंबर है थर्ड R3 लिख दिया था। अब मैं SLR1 पार्सिंग टेबल में क्या अंतर है, SLR1 पार्सिंग टेबल का जो रिड्यूसिंग वाला स्टेट है, जो ये रिड्यूसिंग जहाँ पे रिड्यूस होएगा आपका, सिर्फ यहीं पे डिफरेंस रहेगा पार्सिंग टेबल को भरने में, नहीं तो एलईडी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। क्या अंतर है यहाँ पे, तो मैं LR0 में तो क्या करता था, जैसे मुझे फाइनल स्टेट दिखी मैं डायरेक्ट उसका नंबर पूरे एक्शन वाले पार्ट में लिख देता था, बट यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे प्रोडक्शन रूल है P + Q नोड, तो मैं इस P का फॉलो निकालूंगा, फॉलो ऑफ कैपिटल P। अब देखो जब मैं फॉलो ऑफ कैपिटल P निकालूंगा तो फर्स्ट एंड फॉलो की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी काफी जब मैंने LR1 पार्सर बताया था, तो सेम हम उसी तरह फॉलो ऑफ P निकालेंगे। फॉलो ऑफ P मतलब फर्स्ट ऑफ P, फर्स्ट ऑफ P क्या हो गया, P और Q। ठीक है, अब क्योंकि P लास्ट में आ रहा है, जब लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब जो S का फॉलो होगा वो P का ही फॉलो होगा। S क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है और स्टार्टिंग सिंबल का हमेशा एक फॉलो डॉलर होता है, तो मतलब डॉलर। तो हमने देखा P का फॉलो हो गया P, Q और डॉलर, मतलब P के प्रोडक्शन रूल जहाँ पे सेकंड और थर्ड थे, मतलब जहाँ पे मैंने R2 और R3 वाले प्रोडक्शन रूल लिखे थे वहां पे मैं अब P, Q और डॉलर, P, Q डॉलर, हाँ यहाँ पे ये चीज आप सोच रहे हैं तो सेम आ गया, P, Q डॉलर तीनों एक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मैं R3 और R2 एलईडी रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये R1 वाला रूल समझते हैं। R1 वाला रूल था गाइस आपका फर्स्ट रूल की बात करें तो S ड्राइव्स PP, मैं यहाँ पे फॉलो ऑफ S निकालूंगा। फॉलो ऑफ S के लिए क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है तो स्टार्टिंग सिंबल का हमेशा एक फॉलो डॉलर होता है, और क्योंकि आपका S और कहीं नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड में तो सिंपल इसका डॉलर ही रहा।
तो जब मैं SLR1 पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो जो मैंने R1 यहाँ पे तीनों में लिख दिया था, अब मैं यहाँ पे सिर्फ डॉलर के अंदर लिखूंगा। डॉलर मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा और आपका ये दोनों ही हो जाएगा। सिर्फ इतना चेंज है गाइस। अब ये बन गई आपकी SLR1 पासिंग टेबल। सिर्फ इतना सा अंतर है। क्या अंतर है? बेसिकली सिर्फ रिड्यूसिंग में जहां पे हम रिड्यूसिंग स्टेट लिखते हैं, सिर्फ वहां पे डिफरेंस है कि जब मैं LRG पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूं तो मैं डायरेक्ट अपने प्रोडक्शन नोड का नंबर देख के पूरे के पूरे एक्शन वाले पार्ट में रिड्यूसिंग स्टेट लिख देता हूं। बट SLR1 पासिंग टेबल में मैं जो भी प्रोडक्शन नोड होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड का मैं फॉलो निकालूंगा और जो भी फॉलो में सिंबल आएंगे हमेशा उसके अंदर ही मैं रिड्यूसिंग स्टेट लिखूंगा। तो हमने देखा जब मैंने उसी LR0 पासिंग टेबल को SLR1 में पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी, उसकी मतलब उसको चेंज करा, तो यहाँ पे मेरी जो एरर एंट्रीज है ये बढ़ गई। अब क्योंकि एरर एंट्रीज यहाँ पे इंक्रीज हो गई तो इसलिए जो SLR1 पार्सर है आपका गाइस वो ज्यादा अच्छी एरर एनालिसिस करता है एज कंपेयर टू LR0 पार्सर। इसको हमने SLR1 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा फॉलो सिंबल देख रहा हूँ। फॉलो मतलब जब भी मैं अपनी स्ट्रिंग को ड्रैग करूंगा तो मेरा जो भी रूल है, जैसे यहाँ S है लेफ्ट में, तो जो S के जस्ट बाद आएगा मतलब जो फॉलो होगा S का, मैं हमेशा उसको ही देख के अपनी रिड्यूसिंग स्टेट को रिड्यूस कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एक सिंबल देखा, मतलब एक को ऐड देख के हमेशा रिड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए इस पार्सर का नाम है गाइस आपका SLR1 पार्सर। तो गाइस ये बेसिकली सिंपल डिफरेंस था आपका LR0 और SLR1 पार्सर में। और बिल्कुल एचडी सेम है, जैसे मैंने स्ट्रिंग जनरेशन LR0 में करा था सेम ऐसे SLR1 में करेंगे। सिर्फ आपको समझने की कैसे पार्सिंग टेबल में डिफरेंस आया है। तो गाइस अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आपके दो पार्सर कंप्लीट करने के साथ LR0 और SLR1। अब ये तो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। अब अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्ट कि आपको कोई ग्रामर दे देगा और बोलेगा कि पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो। बेसिकली जैसे LLM में मैंने आपको बताया था कि कोई ग्रामर दे देगा और बोलेगा कि वो आपको चेक करना है कि वो ग्रामर LLM है या फिर नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको ग्रामर दे दी जाएगी और आपको बताना है कि वो LR0 है, SLR1 है या फिर नहीं है। अब जैसे एक प्रोसीजर में जब LLM को चेक करा था उसमें बताया था कि सबसे पहले पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो और अगर आपकी पार्सिंग टेबल में कहीं पर भी किसी एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू आ गई तो आप कह सकते हो कि आपकी वो ग्रामर LLM नहीं है। सेम प्रोसीजर इसके लिए भी है। आप पहले उसका वो LR0 आइटम सेट बनाओ DFA की तरह, देन उससे आप अपनी पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करो। अगर पार्सिंग टेबल में कहीं पे भी एक से ज्यादा वैल्यू आती है किसी सेल में तो आप बोल सकते हो कि आपकी ग्रामर LR0 या फिर SLR1 नहीं है। बट गाइस क्योंकि DFA बनाना ही कुछ बहुत मतलब अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, एंड देन उसके बाद आप उससे पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, देन उससे चेक करोगे, तो गाइस ये तो काफी बड़ा है। आप खुद समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी कोई ग्रामर LR0 और SLR1 होती है या फिर नहीं होती। तो गाइस बेसिकली दो तरह एरर्स हैं यहाँ पे, या फिर जिनको आप कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो बॉटम अप पार्सर में, उन्हें समझते हैं क्या मतलब है। गाइस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके जिसके बेस पर आप चेक करते हो कि आपकी ग्रामर कोई बॉटम अप गिवन पार्सर है या फिर नहीं है। तो गाइस एक कॉन्फ्लिक्ट का नाम है आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, और अनदर कॉन्फ्लिक्ट है आपका रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। क्या मतलब है? गाइस सपोज करो कोई स्टेट है DFA की, जब मैं DFA कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आपको चेक करने के लिए DFA तो बनाना पड़ेगा, बट आपको DFA बनाने के बाद पार्सिंग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम DFA से डायरेक्ट देख लेंगे कि आपकी ग्रामर LR0 SLR1 या फिर जो भी आगे पढ़ेंगे वो है या फिर नहीं है। देखो आप खुद बताओ, अगर DFA में कोई स्टेट सपोज मैंने I नोड ली और यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन नोड लिख रहा S ड्राइव्स अल्फा डॉट, इसका मतलब क्या है कि इस स्टेट में ये प्रोडक्शन नोड फाइनल प्रोडक्शन नोड हो गया क्योंकि इसमें डॉट सबसे लास्ट में आ गई। और अगर ये वाली स्टेट कोई सिंबल पढ़ के आगे जा रही है, लेट सपोज स्मॉल p, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब मैं इस आइटम सेट की LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो
जब मैं इस वाली स्टेट की वैल्यू को फिल करूंगा तो क्योंकि ये फाइनल स्टेट बन गई, तो जो भी इसका प्रोडक्शन रूल होगा, सपोज इसका रूल है S ड्राइव्स अल्फा और मैंने इसको वही नंबर दे दिया, तो आप इस रिड्यूस स्टेट को पूरे एक्शन वाले पार्ट में लिखोगे। भाई सपोज यहाँ P है और इसी स्टेट को मैंने 0 बोला, तो P Q और डॉलर, तो आप इसका पहला नंबर है R1, तो आप यहाँ पे भी R1 लिखोगे, यहाँ पे भी R1, यहाँ पे भी R1। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्टेट बन गया। अब क्योंकि इसी स्टेट से P आगे शिफ्ट भी हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ शिफ्ट वाला ऑपरेशन लिखोगे जिस स्टेट पे जा रहा होगा। लेट्स सपोज कोई स्टेट है I1, तो आप S1 भी लिखोगे। तो आपने देखा एक ही सेल में रिड्यूस भी आ गया और शिफ्ट भी आ गया। तो जब मैं 0 स्टेट पे होऊंगा और जब मैं 0 स्टेट से कभी P को पढ़ूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे शिफ्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है? तो भाई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं हम शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दोनों में काम करेगा। ये तो मैंने आपको बताया LR0 पार्सेंट टेबल के हिसाब से। भाई LR0 में आप इस वाले रूल को पूरे एक्शन वाले पार्ट में लिखोगे, रिड्यूस R1 R1 R1, और क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है P पे, तो मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया। अब अगर इसी को मैं SLR1 की बात करूं तो क्या होगा? अगर ऐसा केस हो गया कि फॉलो ऑफ S में अगर P आ गया, भाई अगर सपोज फॉलो ऑफ S में P आ गया, तो मुझे वो, क्योंकि रिड्यूसिंग स्टेट में फॉलो में P आ गया, तो मुझे पहले रिड्यूस में लिखना पड़ेगा R1, और क्योंकि मेरा P शिफ्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ S1 में लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कैसे, मतलब LR0 और SLR1 में हम अपना शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करते हैं। भाई LR0 में क्योंकि आप रिड्यूसिंग को पूरे एक्शन वाले पार्ट में लिखते हो, तो मैंने डायरेक्ट R1 लिख दिया, और क्योंकि यहाँ से P शिफ्ट हो रहा था तो मैंने S1 में लिख दिया, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अगर SLR1 की बात करें तो भाई अगर फॉलो ऑफ S में अगर P आ गया, तो आपको ये रिड्यूसिंग स्टेट उस P के अंदर लिखना पड़ेगा, और क्योंकि P पे शिफ्ट भी हो रहा है तो आपको शिफ्ट भी लिखना पड़ेगा सेम इसकी तरह। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया SLR1 में। तो भाई अब देखते हैं कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है। देखो, लेट्स सपोज कोई स्टेट है I3 जिसमें S ड्राइव्स अल्फा डॉट और S ड्राइव्स बीटा डॉट। क्योंकि यहाँ पे दो फाइनल प्रोडक्शन रूल आ गए और दोनों फाइनल स्टेट हैं भाई, क्योंकि H ड्राइव्स अल्फा और H ड्राइव्स बीटा सपोज दो रूल हैं, और दोनों क्योंकि दोनों के दो क्लास में आ गई है तो दोनों फाइनल स्टेट बन गई। जब मैं ऐसी किसी स्टेट की वैल्यू को अपनी LR0 पासिंग टेबल में कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो गाइस लेट्स सपोज P Q और डॉलर, तो अगर इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 2 है प्रोडक्शन रूल का, तो मुझे तीनों में R1 लिखना पड़ेगा और R2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फाइनल स्टेट है। तो गाइस इस तरह रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट काम करता है आपका LR0 पार्सन में। अब बात करते हैं इसी कॉन्फ्लिक्ट की SLR1 पार्सन में। गाइस सपोज यहाँ ऐसे लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैं P ले लेता हूं। अगर आपका फॉलो ऑफ S और फॉलो ऑफ P में कुछ कॉमन आ जाता है, भाई सपोज फॉलो ऑफ S निकाला और फॉलो ऑफ S में सपोज P और डॉलर आ गया, और फॉलो ऑफ P निकाला, फॉलो ऑफ P में सपोज P आ गया। क्योंकि आपको फॉलो ऑफ S मतलब जो S वाला रूल है R1, आपको R1 को P और डॉलर दोनों के अंदर लिखना है, मतलब R1 और R1, और फॉलो ऑफ P में खाली स्मॉल p है, मतलब R2 वाला रूल आपको खाली यहाँ लिखना है। तो हमने देखा अगर एक ही स्टेट में दो फाइनल प्रोडक्शन रूल आ गए तो वो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिड्यूस है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और हम देखा कैसे ये LR0 और SLR1 पार्सन में काम करता है। गाइस यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझें, नहीं समझ आएगा तो दोबारा वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कि चेक करो कोई ग्रामर LR0 SLR1 है या फिर नहीं है। आप इनको ध्यान से समझें। अभी नेक्स्ट अगर बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर उनको समझें कैसे वो कोई ग्रामर LR0 है SLR1 है या फिर नहीं है। इतना आप इसकी प्रैक्टिस करें और ध्यान से समझें कैसे हमने LR0 से SLR1 पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी, एंड देन शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके एग्जांपल के साथ। थैंक यू।